हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो बोर्ड की तरफ से आया स्पेसिफिक पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 2023 वाला है। इसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आज के लेक्चर के अंदर सेक्शन ए में डिस्कस करूंगा। और इसको करने से पहले अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारा ये प्यारा सा चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए आपका टोटल 40 मार्क्स का होता है। ये आपका कंपलसरी सेक्शन है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं आपके, और एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन होता है। अब ये कैसा आया है स्पेसिफिक पेपर, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से पहले स्टडी कर लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट। देखिए, मोमेंट जिसको हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो तो न्यूटन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है, जो कि न्यूटन मीटर है, वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। जब आप स्टेटमेंट रीड करते हो प्लीज को काइंडली ध्यान से रीड किया करो, क्योंकि ये जो नोट वर्ड है कभी कभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं और गलत ऑप्शन जो है वो टिक हो जाता है। नोट होने की वजह से आपका डी ऑप्शन होगा। अगर ये होता जीरो तो ए ऑप्शन होता। तो नॉट जीरो का मतलब होता है कि इनिशियल कुछ उसकी वेलोसिटी है। अगर मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। इसी वजह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। अब आप जानते हैं कि मीन पोजीशन तब होता है जब पेंडुलम इस पोजीशन पे होता है, तो ये हमारा मीन पोजीशन है। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होती है, क्योंकि रेफरेंस लाइन यहीं से लिया जाता है। उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां से करेगा ऑसिलेट, ऑसिलेट करके इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। उसी हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बट यहाँ पे आके मोमेंटेरली, मतलब कुछ मोमेंट के लिए वो रुक जाता है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट में जीरो होती है। तो आप देख सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। अगर आप अपने प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे तो जिसकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है उसी को शीट ऑफ पेपर जो है वो रोक सकता है, और इन तीनों में से सबसे लीस्ट जो है वो अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसी वजह से अल्फा आपका सही आंसर होगा, यस। उसके बाद आता है कि व्हेन 7 स्पेक्ट्रल कलर passes through a glass block from air then which one of the following statement is correct। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमारे पास जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्पेक्ट्रल कलर्स के बारे में बात करते हैं, तो बात होती है विबग्योर की, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड है। तो अगर वेवलेंथ के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं मैं, तो वेवलेंथ जो है वो आपका इंक्रीज होता है। एक बात आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूं, ये जो आपको 7 कलर्स यहां पे दिख रहे हैं, जब ये 7 कलर्स एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं तो इन सबकी स्पीड एक जैसी होती है, लेकिन जैसे वो किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो ऑरेंज वाली की स्पीड इंडिको से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑरेंज वाले का जो वेवलेंथ है वो इंडिको से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपका जो सही ऑप्शन है वो बन जाता है डी। अब बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द रिफ्रैक्शन नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट की बात कर रहा है,
तो अगर मैं पहले वाले को ही एनालाइज करूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से निकलनी चाहिए थी और तब जाके ये पैरेलल होता है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के, बट ये 2f से निकाल रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन जो है वो करेक्ट नहीं है इस सिचुएशन में। एक्चुअलिटी में ये वाला ठीक है। देखो फोकस से गया, पैरेलल हो गया, फिर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है बिना किसी डेविएशन के, और यहाँ पे देख सकते हो कि रे ऑफ लाइट जो है अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो आपकी अपीयर टू पास हो रही है इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो कि ठीक है। सो फाइनली इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ए जो है वो आपका सही ऑप्शन है टिक करने के लिए। फिर आता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच एनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। अब देखिए डिफरेंट इंटेंसिटी जो है वो लाउडनेस पे डिपेंडेंट है, और मतलब बात ही खत्म होगी, तो वो लाउडनेस इसका सही आंसर है। फिर आता है रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए इज टू वेवलेंथ ऑफ बी इज। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं प्लीज। वेवलेंथ एक वेव की लेंथ है, वो लेंथ जिसमें एक कंप्लीट आपका क्रस्ट आता है, ये कंप्लीट क्रस्ट है, और एक कंप्लीट ट्रफ आता है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये एक वेव होती है, और इसकी लेंथ को वेवलेंथ हम कहते हैं। पहले तो आप ये समझे बात को। अगर आप इस वाले को ऑब्जर्व करते हो, ए वाले को ऑब्जर्व करते हो, तो क्या दिखता है? पहली बात तो अगर टेक्निकली बात करूं तो ये इनकम्प्लीट वेव है, क्योंकि ये यहां पे रुक गई, बल्कि इसको यहां पे टच करना चाहिए था ओरिजिन पे। बट चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ही तो आएगा नहीं, हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक हो गई एक वेव, तो ये एक वेव हो गई। फिर यहां से लेके यहां तक ये हो गई दो वेव। फिर यहां से यहां तक ये हाफ वेव है। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे तो मेरे ए की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ ए जो है वो आपका 2+1/2 है ना। मतलब ये हो गया 2+1/2, मतलब हो गया यहां पे दैट इज 5/2। ठीक है, ये मेरा वेवलेंथ ऑफ ए है। इसको मैं लैम्डा के टर्म्स में लिख लेता हूं। और लैम्डा जो बी है, बी की वेवलेंथ में तो ए की वेव है, इसलिए इसको मैं वेवलेंथ ऐसे लैम्डा ले लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालूं तो ऑब्वियस है 5/2 ऑफ वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ का कट जाएगा, तो आंसर 5/2 आपके पास आएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। तो ये आपका सही आंसर है। अब आता है द ग्राफ शोज आई अगेंस्ट वी। ये बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। द रीजन इज ओनली कि हमें वी आई ग्राफ की आदत है, बट यहां पर आई वी ग्राफ दिया है, और जब आई वी ग्राफ दिया जाता है तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप है वो हमें 1 रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस नहीं देता। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देता है, आई वी ग्राफ का जो स्लोप है वो 1 रेजिस्टेंस देता है। इसलिए जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सी वाले का स्लोप कम है। स्लोप किसका कम है? ज्यादा एंगल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे अब ये देखो कम एंगल बना तो इसका स्लोप कम है, बी वाले का स्लोप ज्यादा है, ए वाले का उससे ज्यादा। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो सी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू ए। 10th की बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड ऑफ द लाइव 3 वायर लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ। नॉर्मली ना यहां पे देखो येलो भी दिया हुआ है, ब्लू भी दिया है, ब्राउन भी दिया है। मैं आपको थोड़ा बात क्लियर कर दूं प्लीज। अगर आपने कलर कोडिंग पढ़ी है तो कलर कोडिंग के अंदर एक ओल्ड कन्वेंशन था, एक न्यू कन्वेंशन था। यहां पे जानबूझ के ओल्ड और न्यू को ना मिक्स सा कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब जो लाइव वायर है वैसे तो वो ओल्ड कन्वेंशन में रेड भी है, लेकिन न्यू के अंदर आप चेक करेंगे तो वो ब्राउन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव के अंदर अगर आप देखो यहां पर तो ये ब्राउन है, तो मतलब बी और ब्लू तो होने से रहा, ग्रीन भी होने से रहा,
तो मतलब बी और सी में से कोई ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जो है या तो ब्लैक होता है या तो ब्लू लेते हैं। रेड तो होने से रहा, रेड तो लाइव के लिए यूज करते थे, इस वजह से सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सी देखो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। अच्छा अब हम बात करेंगे 11th की। यस, कहते हैं व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, then the direction of the force experienced can be found out using the Fleming left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एक करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है वो कैलकुलेट किया जा सकता था। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसका सही आंसर है। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड, ओके, लेटेंट हीट पहली बात तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है, तो करेक्ट वाला बताना है। कहते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, नहीं भाई मास पे डिपेंड करता है, दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर कहां दिख रहा है, नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डायरेक्टली नहीं है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहां है इस फॉर्मूले में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या एल पे डिपेंडेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसका सही आंसर डी बनेगा आपका। तो देखो डी आपका सही आंसर है। फिर आता है 13th नंबर, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेडिएटर्स इन कार। रेडिएटर्स में वो लिक्विड सबसे अच्छे होते हैं जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करने के बाद उनके टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज ना आए। इसके लिए एक ऐसा लिक्विड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि जिसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज एज अ लिक्विड इन ए रेडिएटर। तो आई थिंक ये पी वाला जो है 4000 जिसका है वो सबसे बेस्ट होगा, वही मैंने कहा आपको। while entering from medium A to B if the light slows down, अब लाइट अगर स्लो डाउन हो रही है मतलब आप डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हो, और आपने ये चीज स्टडी की है कि रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर जाता है तो ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आपका आर है, साफ दिखता है कि एंगल जो मेरा आई है वो बड़ा है एंगल आर के, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन बन जाता है। लास्ट, द फिनोमिनन ऑफ लाइट दैट कॉज द डायमंड टू ग्लिटर इज ऑफ कोर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड को एक स्पेशल तरीके से कट किया जाता है, क्योंकि जब लाइट अंदर एंटर करे और एंटर करने के बाद जब वो एक्सकेप करने की कोशिश करे, मतलब फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बन जाए, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसके अंदर टेक प्लेस करे और जिसकी वजह से डायमंड और चमके। इसी वजह से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके साथ हमने एमसीक्यूज तो खत्म कर लिए, बट सेक्शन ए कहां खत्म हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी पुलीज आर देयर इन मूवेबल ब्लॉक ऑफ ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 5, जिसकी वेलोसिटी रेशियो 5 हो। पहली बात तो उसमें नंबर ऑफ पुलिस जो है, नंबर ऑफ पुली जो है वो हम 5 इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से कुछ आपकी बेटा फिक्स्ड होती हैं, कुछ आपकी मूवेबल होती है। फिक्स्ड वाले में हमेशा एक ज्यादा होता है फ्रॉम द मूवेबल, अदरवाइज ये बराबर बराबर बढ़ते हैं। मतलब अगर ये 4 होता तो 2 फिक्स्ड होते, 2 मूवेबल होते। अब ये 5 है तो 3 फिक्स हो जाएंगे और 2 मूवेबल होंगे, इसलिए इसका आंसर है 2 मूवेबल, 2 पुलिस होंगी जो मूवेबल होंगी। एक ऐसे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, एमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल। Does the position of the daughter nuclei change in the periodic table as compared to the parent nuclei? आंसर है yes। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कोई भी ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, जब हम बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक्स बन जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस है तो ये Z+1 हो जाता है। तो मतलब ये
कि आप पीरियोडिक टेबल के राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज नंबर बढ़ जाता है, अगर 11 है तो 12 बन जाएगा, तो यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट इन द पीरियोडिक टेबल। टू विच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट द बीटा रेडिएशन विल डिफ्लेक्ट। यार बीटा पार्टिकल आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके आंसर कैसे लिखने हैं, प्रॉपर तरीके से आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, ध्यान से इसको देख लीजिए और समझ लें कि कैसे आंसर को लिखना है हमने। ओके, बात करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट के। कहते हैं नेम द फोर्स विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट। ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट, देखो मैक्सिमम मोमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो आप मैक्सिमम मोमेंट यार विच फोर्स विच प्रोड्यूस द मैक्सिमम, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। और आप एक काम भी कर सकते हो यार, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 10 इंटू 40 कर दूं अगर मैं, तो 10 इंटू 4 कर दूं तो 40 न्यूटन सेंटीमीटर मेरे पास बन रहा है। 12 इंटू 2.5 आप करके देखें, तो 12 इंटू 2.5, 2.5 अगर मैं करके देखता हूं तो 5 दूनी 10, ये 6 हो गया, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, तो 0, ये देखिए 3.30, तो 30 न्यूटन सेंटीमीटर, और उसका बना था 40 न्यूटन सेंटीमीटर बना था आपका। तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि नेम द फोर्स विच प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, हाँ तो वो ए वाला है। मैं इसको इसलिए नहीं करता क्योंकि 12 टू हमारे 24 होते जो और भी कम हो जाएगा। कहता कैलकुलेट दिस मोमेंट इन एस आई यूनिट, इन एस आई यूनिट। अब उसने एस आई यूनिट बोल दिया मेरे को, तो देखिए फोर्स जो है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे करना है। फोर्स तो मैं 10 ही लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 4 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 किया जाएगा, तो इसको कटा, तो 0.4 न्यूटन मीटर आपका सही आंसर होगा। हाँ, इसको और परफेक्ट बनाना है तो साथ में क्लॉकवाइज भी लिख देना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज आपका टर्न करने वाला है। तो बाकी मैंने आपके लिए प्रॉपरली यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। स्टेट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। एक तो आपका शेप ऑफ द बॉडी है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। इसमें क्या ज्यादा समझाऊं आपको मैं, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ द मोमेंट ऑफ F20 है अबाउट द सेंटर ऑफ द व्हील इज 6 न्यूटन मीटर, देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ F अबाउट A। देखिए थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो कहता है कि अगर मैं O के विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट निकालता हूं, तो ये डिस्टेंस जो है वो R है आपका, बट ये R कितना है ये मुझे नहीं पता। तो कहता 6 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क होता है, तो जो टॉर्क है वो दिया हुआ है 6 न्यूटन मीटर का। डिस्टेंस के बारे में मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, ये हम फाइंड करेंगे। फोर्स के बारे में मुझे पता है, वो है 20 न्यूटन। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है वो आ गया 20 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6, नहीं ये तो मुझे फाइंड करना है। टॉर्क हमें 6 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ऐसे केस में अगर आर निकालता हूं तो 6 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन मुझे मिलेगा। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ये यहां पे जाएगा 3, ये 3 बन गया, तो 0.3 मीटर आफ्टर सॉल्विंग आर आपको मिल जाता है। अब उसने बोला कि अबाउट पॉइंट ए मुझे आपने टॉर्क निकालना है, तो पहले तो ये समझ लीजिए अबाउट पॉइंट ए का मतलब है कि अब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में डायामीटर हो चुका है इस व्हील का। तो डायामीटर अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द डायामीटर, तो ऑब्वियस है कि 2r इसका डबल होगा, दैट इज 0.6 मीटर हो जाएगा आपका। और मोटी मोटी बात करूं तो मतलब इसका डबल आंसर है, दैट इज 12 न्यूटन मीटर आपका आ जाएगा। वैसे मुझे इतना सॉल्व मैंने आपके लिए कर दिया, अगर मैं होता तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, क्योंकि डिस्टेंस डबल हुआ है तो टॉर्क भी डबल हो जाता, मैं वो लिख देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कर ही देता हूँ प्रॉपर। अब तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20
इंटू 0.6, तो आपका आंसर जो है वो 12 न्यूटन मीटर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो प्रॉपरली 2 मार्क के लिए शो कर सकते हो। ठीक है, बाकी देख सकते हो आप, यहां पे मैंने किया हुआ है। कहता है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 40 जूल देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 40 जूल है, और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला। अब उसने बोला है कि यार अब आपका जो वेलोसिटी है उसको हमने कर दिया है डबल। तो बेटा याद रखें ब्रैकेट में ये आएगा और ऊपर स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर ये लिखा जाएगा। अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू 40 है, तो 4 इंटू 40 जूल 160 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। बाकी एक और भी तरीका है कि दोनों को पहले वैल्यू डाल लो, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो, तो भी 160 जूल ही आपका आंसर आएगा। तरीका थोड़ा ऐसा है बट रिजल्ट तो वही आएगा। ठीक है ना। ओके, कहता कि a freely suspended pendulum in air, it disturbed once and left to oscillate on its own. In air बोल दिया है। ओके, सो नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन ये आपका होगा, क्योंकि एयर के अंदर है। एयर में, एयर एक मीडियम है जो उस वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को कम करता जाएगा। स्टेट वन वे टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो टाइम पीरियड होता है किसी पेंडुलम का, सो 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दैट इज द फॉर्मूला। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करूं तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्स पे होते हैं, तो लेंथ बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी। हाँ, तो यही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक के बजाय डैम्प्ड वाइब्रेशन लिखो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, एंड बाकी सब ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया जी। 2 कॉपर वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है, टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस है, रेडियस ए जो है वो ट्वाइस है रेडियस बी के, तो विच वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। देखो यार, अब आपको पता तो है ही है वैसे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो रो एल बाय ए होता है। आर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब ए का जो रेडियस है अगर ट्वाइस है तो मतलब उसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम है। दैट इज वाई बी का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। और दूसरा उसने बोला है कि विच वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। और दोनों का मटेरियल सेम होने की वजह से इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि यार लेंथ किसका ज्यादा है या एरिया किसका ज्यादा है। इस वजह से ये आपका आंसर है जो मैंने बताया। आपको लगता होगा क्वेश्चन हो गए होंगे खत्म, ना 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 ना, अभी चलने शुरू हुए हैं। अब ये सेक्शन ए का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन तो इसके हैं, 2 मार्क्स के भी आएंगे। कहता है लेंस एक्स कैन फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म कर सकता है, तो ये कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स ही है जो एक रियल इमेज बना सकता है, और रियल इमेज उसको बोलते हैं जो स्क्रीन पे बनाई जा सकती है। तो ये एक कन्वेक्स लेंस है। इज इट पॉसिबल फॉर दिस लेंस टू फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज? ऑफ कोर्स, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो मैग्नीफाइड हो जाता है। अरे वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कन्वेक्स लेंस ही तो होता है ना आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं इज इट पॉसिबल टू स्विच ऑफ एन अप्लायंस बाय अप्लाइंग द स्विच इन द न्यूट्रल वायर? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो न्यूट्रल वायर के अंदर आप चाहे तो स्विच ऑफ मतलब इस चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि इट इज प्रेफरेबल कि स्विच आप लाइव वायर में लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहते हो कि लाइव का कॉन्टैक्ट टूटे आपके अप्लायंस से। दैट इज द ओनली रीजन। इज इट पॉसिबल फॉर करंट टू फ्लो बिटवीन अ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर? ये कभी नहीं हो सकता। रीजन ये है कि जो न्यूट्रल वायर है और जो अर्थ वायर है दोनों के दोनों 0 वोल्टेज होते हैं, मतलब दोनों का पोटेंशियल 0 है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होता करंट फ्लो नहीं कर सकता।
तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से करंट इनमें फ्लो ही नहीं करेगा आपका। तो दैट इज द रीजन जो इस क्वेश्चन का है। तो मैंने आपको आंसर दे दिया। स्टेट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यार करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, हमने पता नहीं कितनी बार ये बातें स्टडी की हुई हैं। हाँ वही है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू चेंज टू वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। मैं ये थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं, और एक बार बताया था कि एक बार ये पेपर डिस्कस हो जाए तो उसके बाद मैं आपको और कैलोरीमेट्री के भी क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कैसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक आइस है, ये मेरा आइस हो गया। इस आइस का मास है 200 ग्राम। अब देखिए स्पेसिफिक हीट देख लो, लेटेंट देख लो, सब केजीज में है। तो इट इज बेटर कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। तो लीजिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसको पानी बना दिया गया 60 डिग्री सेल्सियस का। अब प्लीज बात को समझो, आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है वो एकदम से 60 नहीं होगा। पहले वो आइस आपका मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वो बनेगा पहले पानी, और उस पानी का टेम्परेचर भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और अपने स्टेट को चेंज करते वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट ये यूज करेगा वो लेटेंट हीट होता है। कैलकुलेट करने के लिए आप m इंटू एल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यही पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फिर वो पानी बन जाएगा आपका 60 डिग्री सेल्सियस का। अब देखो स्टेट वही है, सिर्फ टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अब हम यहां पर mc डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो यहां पे हमें कैलकुलेट करनी है वो होगा m ऑफ आइस इंटू एल प्लस, अब देखो मास जो आइस का है वही मास मैं अपने पानी का ले सकता हूं क्योंकि वही तो पिघल के बना है। तो इसलिए मैं यहां पे मास ऑफ आइस फिर से लिख रहा हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं पानी का लूंगा यहां पे, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो यहां पे डालूंगा। मतलब देखा जाए तो मास ऑफ आइस है 0.2 जो कि मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, तो एल आ जाएगा। एल मेरे को दिया है, ये देखिए 336, 3 बार 0 प्लस, मैं 0.2 ऑलरेडी ले चुका हूं। सी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर 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 वाटर, हाँ ये रहा। तो कितना है 4200, तो 4200 में यहां पे यूज करूंगा। उसके बाद फिर आता है यहां पर डेल्टा टी, और डेल्टा टी आएगा चेंज इन टेम्परेचर, तो 0 से 60, तो मतलब यहां पे 60 आएगा। दैट्स इट, ये करना है आपने। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आंसर दिखाता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस आपको दी हुई है 2100। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं होता कि सबको दिया है उसका इस्तेमाल करना ही करना है आपने। इसका इस्तेमाल तभी होता अगर आपको कहा जाता कि जो बर्फ है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, तो -10 टू 0 पे लाने के लिए आपको फिर इसकी जरूरत पड़ती। बट इनिशियली वो 0 पे है, उसने सिर्फ मेल्ट होना है, तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो करना क्या है, इसको जस्ट कैलकुलेट करना है आपने। तो मेरे पास 42 इंटू 6 कर दूं तो 6 दूनी 12, एक कैरी, ठीक है, एंड 25, तो साथ में 3 जीरोज, 1 2 3, ये 1 2 3 है ना, ये आ गया, प्लस 3 3 6, 1 2 3। अब आप देखेंगे तो 1 2 3, 6 2 8, फिर ये 8 और ये 5, तो 5 8 8 0 0 0। अब हम 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0, उसके बाद 16, 16 17, 10 11, एक डॉट यहां लगेगा, तो फाइनली आंसर है 117600 जूल। वाई जूल? क्योंकि हीट में कैलकुलेट कर रहा हूं। कैलकुलेशन आसान होती है। कभी कभार क्या होता है यार, मैं कैलकुलेशन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैंने आपको फिजिक्स पढ़ानी है, कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मुझे लगता है कि आप कैलकुलेशन एटलीस्ट कर लेंगे तो
आपको बस मैं एंड पे ही रोकता हूं, कभी कभी डायरेक्ट आंसर आपको दे देता हूं कि यार ये आप कर लीजिए, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी आप हो जाता है। ठीक है, ओके। सो ये देखिए, ये प्रॉपर मैंने करके दिखाया भी है, आप चाहे तो देख सकते हो, बट वहां मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम कर क्या रहे हैं। ओके जी, तो व्हाट आर द बैकग्राउंड रेडिएशन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आ, हम चाहें ना ना चाहें, बट एक्सटर्नल सोर्स की वजह से या इंटरनल सोर्स की वजह से रेडिएशंस जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लगातार निकलती रहती है। हम उनके इन्फ्लुएंस में आते जरूर हैं, बट वो इतने हार्मफुल नहीं होते कि हमें इफेक्ट कर सके। तो बाय डेफिनेशन लिखना है तो ये आपको मैंने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, काइंडली उसको ध्यान से देख लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसके साथ आपका जो सेक्शन ए जो कंपलसरी सेक्शन है उसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कैसे आंसर आपने देने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंपलसरी सेक्शन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। घबराते क्यों, जो कल वाला आपका वीडियो आएगा उसके अंदर बाकी का जो 20 सेक्शन है वो मैं आपका कंप्लीटली डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।